नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति के भाषण के साथ बजट सत्र का आगाज। संसद में अवरोध की जगह चर्चा पर दिया जोर। कहा, वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर। प्रधानमंत्री ने जताई बजट सत्र की कामयाबी की उम्मीद। कहा, आलोचना से लोकतंत्र होगा मजबूत। विपक्ष के सकारात्मक रुख की तारीफ। दिल्ली हाई कोर्ट का उमर और अनिर्बान को सरेंडर का आदेश। कहा, करें कानून का पालन। राहुल गांधी का सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप। जाट आंदोलन से हरियाणा के कई शहरों में तनाव बरकरार। सरकार का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। हाई कोर्ट ने सोमवार तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट। चार दिनों की राहत के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 379 और निफ्टी 125 तक टूटा। वैश्विक बाजारों में सुस्ती और बिकवाली का असर। और अब बात पहली खबर की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के भीतर चर्चा पर जोर दिया है। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में वाद विवाद जरूरी है, अवरोध नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए संस्थाओं को बेहतर बनाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पुराने कानूनों को हटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आतंकवाद के मसले पर उन्होंने कहा कि इसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की नीतियों और उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं को रोजगार देने के लिए तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद को जनता की सर्वोच्च आकांक्षाओं का प्रतीक बताते हुए सदन में गतिरोध पर चिंता भी जताई। Our parliament reflects the supreme will of the people. Democratic temper calls for debate and discussion and not disruption or obstruction. I urge all members of parliament to discharge their solemn responsibilities in a spirit of cooperation and mutual accommodation. राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों को फसल की बेहतर कीमत दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ई प्लेटफॉर्म का गठन कर रही है। साथ ही कारोबार को आसान बनाने के लिए कानूनों में संशोधन किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म करने के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बताते हुए कहा कि इससे एफडीआई निवेश 39% बढ़ा है। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भारत में आर्थिक स्थायित्व बना हुआ है। India is a haven of stability in an increasingly turbulent global economy. GDP growth has increased, making India the world's fastest growing economy among the large economies. Significant steps have been taken to reform institutions, simplify procedures and repeal obsolete laws. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक आपसी संबंध बढ़ाने और सीमा पार आतंकवाद का सामना करने के लिए कृत संकल्प है। साथ ही उन्होंने सीमा पार के आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाने पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति ने पठानकोट हमले को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। विशाल दैया के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। उधर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के भाषण पर गहरी निराशा जताई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा कि अभिभाषण बिल्कुल दिशाहीन रहा। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया या प्रेरणादायक नहीं था। उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की है कि अभिभाषण में ज्वलंत मुद्दों को तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार का फलसफा सबका साथ सबका विकास है और सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
एक भी नई चीज इस अभिभाषण में नहीं आई और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, जेएनयू का मुद्दा है, हर जाट आरक्षण का मुद्दा है और जिस तरह का वातावरण देश में है, ऐसे लगता है कि मानो सारे देश ने अपने ऊपर ही एक प्रहार शुरू कर दिया हो। कोई समुदाय, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, किसी पर कोई चर्चा नहीं। The President's address is very inspiring and the government is working the philosophy of सबका साथ सबका विकास। और इस भाषण पर और बातचीत करेंगे, इसके मुद्दे जो थे और जो विपक्ष का आरोप है उस पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिंदी आउटलुक के संपादक आलोक मेहता साहब हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अगर मैं ओवरऑल भाषणों की बात करूं, एक पुरानी रवायत है, परंपरा है, लेकिन कुछ लोग इसे कहते हैं कि इससे एक दिशा दिखती है कि बजट में सरकार क्या लाने जा रही है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? देखिए, ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये एक सरकार का लेखा जोखा है। राष्ट्रपति पढ़ते हैं, लेकिन ये सरकार के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है और जिससे अभी तक का हमारा पिछला कैसे हमारे पूरे प्रोग्राम क्या रहे हैं और आगे क्या जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो गांव की ओर जैसा कुछ एक संकेत जो देश भी थोड़ा जानना भी चाहता है कि किस तरह से हम उन इलाकों को जहां ध्यान नहीं दिया सका, शिकायतें भी आ रही हैं गांव में, आत्महत्या, किसानों की आत्महत्याएं भी, जिसका जिक्र शायद राष्ट्रपति के भाषण में नहीं है, लेकिन संकेत ये है कि उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ साथ में बिटवीन द लाइन्स यदि आप देखें कि इन्वेस्टमेंट की बात भी कही गई है कि इतना बढ़ा है, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़ेगा तभी आप मेक इन इंडिया या दूसरे प्रोग्राम सफल होंगे। तो एक आशावादी जिसको कहना चाहिए कि ये दस्तावेज है, ये बात ठीक है कि अपोजिशन उसको जिस रूप में भी लेगा, नेचुरली वो ज़्यादा अपेक्षा करता है, देश भी अपेक्षा करता है कि आगे क्या होगा, तो वो तो बजट में दिखाई देगा, लेकिन खेत जरूर जिसको कह सकते हैं। और खास करके लेकिन प्रारंभ में भी जो आपने जिक्र किया, निचोड़ ये तो मानता हूँ कि यदि बहस संसद के जरिए आगे काम हो सके, इस पर अब सरकार भी उसको बहुत गंभीरता से समझ रही है, उसकी ज़रूरत को। पहले होता है बीच में तो ऐसा लगने लगा था कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी चाहती हो चलो बहस होती हो ना हो, हमारे बिल तो पास हो जाएंगे। बट इसीलिए राष्ट्रपति के भाषण में भी इस बात का बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया गया है कि नहीं, संसद में बहस हो, चर्चा हो, और इसे सरकार ने बाहर भी ये कहा है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से बयान भी प्रधानमंत्री ने दिया कि परंपराओं से अलग हमने 1-to-1 मुलाकातें की हैं और देश की नज़रें संसद पर हैं, बजट सत्र पर हैं, और इस बार कुछ नई तरीके के नतीजे भी सामने आएंगे। क्या माना जाए कि जो अब तक सरकार पर आरोप लगते थे कि उसका रवैया लचीला नहीं है या उतना लचीला नहीं है जितना कि अहम मुद्दों को पास करने के लिए होना चाहिए, वहाँ कुछ फ़र्क दिखेगा इस बार? देखिए, फ़र्क दिखेगा ये तो अपोजिशन के लीडर ही बताएंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जो दल असहमत रहे हैं, सरकार के विरोध में रहे हैं, जो गठबंधन के साथ हैं, उनकी तो बात अलग है। लेकिन सरकार कहीं ऐसी, जनता दल यू, आप देखिए शरद यादव के कुछ बयान बीच में आए थे, नहीं हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि व्यवधान हो। तो जो लोग प्रतिपक्ष में हैं उनको इंडिविजुअली भी बात करके, सामूहिक बैठक भी, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने बैठक की, लोकसभा के अध्यक्ष ने भी बैठक की, प्रधानमंत्री ने भी बैठक, मतलब उस समय बाकायदा सब लोगों से बात करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संकेत अवश्य दिया गया है कि चर्चा हो, चले हमारी ही, चूँकि बहुमत है सरकार में हमारा, लेकिन उनको उन पर अब निर्भरता दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का रुख ज़्यादा लचीला अभी तक नहीं दिख रहा है, बड़ा कड़ा रुख जिसको कहते हैं प्रतिपक्ष का, लेकिन और दलों से अपेक्षा शायद सरकार की बढ़ रही है और इसीलिए संकेत ही दिया गया है कि वो लोग बोलना जो चाहें, चर्चा करना चाहें। तो क्या ऐसा रणनीति दिख रही है इस बार आलोक जी की छोटे दलों को सरकार, जो कि गलती शायद मैं कहूँ पिछले कुछ सत्रों में रही है कि छोटे दलों को भी सरकार ने विपक्ष के साथ खड़ा कर दिया या कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया, इस बार उस गोलबंदी को तोड़ने की कवायद हो रही है या फिर तोड़ने में सफलता कुछ मिलती दिख रही है, जिसका आंशिक मैं कहूँ कि एक बयान के जरिए संकेत देने की कोशिश की गई है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के भाषण के अलावा जो बाहर प्रधानमंत्री ने जो कहा और जो पिछले दिनों में हम लोगों को पीछे संकेत मिल रहे हैं, मतलब यहाँ तक है कि भाई यदि कहीं स्थानीय स्तर पर वो लोग राज कर रहे हैं तो क्षेत्रीय दल, छोटे दल, वो उनको ईमान लगता था कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्या। अकाली दल, इवन जो गठबंधन में शामिल है, बीच में आपके कुछ बयान अकाली दल के आए, शिवसेना के आए, तो वो तो अपने साथी हैं, वो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में भी साथी हैं। लेकिन जो दूसरे दल जो प्रतिपक्ष में भी थे, उनको अपनी तरफ कांग्रेस से खींचने की कोशिश कुछ मुद्दों पर, कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो जिसको कहते हैं कि आप जेएनयू का मुद्दा कहें या कोई सांप्रदायिक ऐसे कोई मुद्दे आते हैं, उस पर शायद उन दलों पर शायद वो अपना स्टैंड लेते रहेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ सरकार को अपने विधेयक पास कराना है
और व्यवधान में उन सबको एक साथ सामूहिक बहिष्कार न हो, वो बाहर निकल न जाएं, हल्ले गुल्ले में भी वो हर विषय पर साथ न हो, और जीएसटी सहित या और भी जो महत्वपूर्ण बिल हैं उसमें सरकार को सहयोग दें। इस रणनीति में कुछ आगे बढ़ते हुए फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि चर्चा होनी चाहिए, विरोध की जगह है और आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या जो खामी दिखती रही है पिछले सत्रों में कि जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनको टैकल करने में दिक्कत रही है, या फिर अनुभव की कमी मैं कहूँ कि किस तरीके से सेंसिटिव मसलों पर विपक्ष के साथियों को साथ जोड़ा जाए, वो ज़्यादा कमी रही है? देखिए, मुझे लगता है संजय, ये पिछली बार भी कई बातें लगभग तय हो गई, उसके बाद में उखड़ा। उसकी वजह है कि कुछ लोग मैनेजमेंट जो करते हैं आपस में संवाद के लिए, जो अटल जी की सरकार का हम बार बार उदाहरण देते हैं कि उस समय क्यों अधिक सफल था। तब सुषमा जी संसदीय कार्य मंत्री थी, तो हम ये नहीं कह रहे कि अकेले वेंकैया नायडू जी या मुख्तार अब्बास नकवी जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही मान लो और भी जो मंत्री हैं, यदि वो कोई ऐसी एक बात कह देते हैं साथ में, तो अचानक मामला बिगड़ जाता है। कुछ ऐसे अवसर आए हैं जो हमें बिहाइंड द कर्टन जिसको कह सकते हैं बात करने का। तो इस बार ये शायद कुछ सुनिश्चित किया जाएगा कि मंत्रिमंडल में जो लोग उस तरह से नेगोशिएशंस में शामिल हैं या बाद में बात को बिगड़ने न दें, एक बनाए और दूसरा बिगाड़ दे, ये स्थिति से सरकार की स्थिति भी किरकिरी भी होती है। और सरकार के एजेंडा, देखिए, यदि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना है या गाँव के लोगों को अपने साथ लेना है, तो सरकार ये नहीं दिखा सकती कि हम बगैर किसी उसके अपना काम बस खाली पास कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट देने के लिए वही राज्यों में या तो उन क्षेत्रीय दलों की सरकारें भी हैं या उन सांसदों को भी मुंह दिखाना है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या दूसरी सहयोगी दल हैं, तो उन सबको भी साथ में लेना है कि हमें रिजल्ट देना है। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए सरकार ने अपना थोड़ा रुख नरम किया है। वो मुद्दे छोड़ दिए जिनको लेकर के राष्ट्रवाद या दूसरे जो मुद्दे आए हैं उनमें तो कहीं नरम नहीं हो सकते हैं। वो सरकार का अपना एक लक्ष्य है, पार्टी का एक तरह से इरादा है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई नरमी दिखाई देगी। लेकिन कामकाज और आर्थिक मुद्दों पर कोशिश सरकार की ऐसी है कि उन लोगों को किसी तरह से विनोर कर लें, प्यार से कर लें, या कुछ कहें कि थोड़ा डरा करके भी कर सकते हैं। जो पहले मुलायम सिंह के ज़माने में यूपीए के समय कहते थे कि हमें डराया जाता है और उसका असर होता है, तो अब वो चाहे कहे नहीं, लेकिन हो सकता है कि जहाँ जहाँ कहीं ऐसे रेले होंगे उन सब लोगों को भी वो अपनी तरफ लाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि बजट सत्र सफल रहेगा और इसका इस्तेमाल रचनात्मक बहस के लिए किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने विभिन्न बैठकों के दौरान सकारात्मक रुख दिखाया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक विपक्ष को सरकार की आलोचना करनी चाहिए और उसकी कमियां भी उजागर करनी चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों की नजरें संसद, रेल बजट और आम बजट पर टिकी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज भारत की स्थिति के कारण दुनिया भी बजट सत्र पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा है कि औपचारिकताओं से ऊपर उठकर बातचीत की जा रही है और इस सत्र में लोग इसे महसूस करें। बनी है, उसके कारण मैं आशा करता हूं कि सदन का उपयोग गहन विचार विमर्श के लिए होना चाहिए, सरकार की भी भरपूर आलोचना होनी चाहिए, सरकार की कमियां भी उजागर होनी चाहिए, और वही एक मार्ग है लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का। आज भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्थिति बनी है उसके कारण विश्व का ध्यान भी भारत के इस बजट सत्र पर है। और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। इस कार्यक्रम में हम आदिवासियों से जुड़े हुए कुछ गंभीर मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ, तो एक बाहर जाए क्या कमाए।
मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। मंगलवार को संसद की संयुक्त बैठक के तुरंत बाद राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई और सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति सदन के पटल पर रखी गई और उसके बाद दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, सीपीआई नेता एबी वर्धन और राज्यसभा के पूर्व सदस्य बंधु महतो और मशहूर नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई के आकस्मिक निधन पर शोक जताया गया। This house joins the bereaved family, the government and the people of Nepal in mourning the passing away of Shri Sushil Koirala and conveys its heartfelt condolences to them in this hour of grief. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. अपने शोक संदेश में सभापति ने जनवरी में पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले के अलावा पंपोर में आतंकी हमले में शहीद सैनिकों और सीआरपीएफ कर्मियों का जिक्र किया। इसके अलावा सियाचिन में ग्लेशियर में दबकर मरे 10 सैनिकों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। This house joins me in unequivocally condemning the attacks perpetrated by the terrorist outfits. The loss of precious lives and injury to the people in all these tragic incidents is indeed painful and unfortunate. मंगलवार को विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र सदन के पटल पर रखे गए। इसके बाद सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। The House stands adjourned till 11 a.m. on Wednesday. ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा सरकार जाट आंदोलन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। रोहतक पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में हालात तनावपूर्ण हैं। आज 210 और ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। हालांकि दिल्ली को अमृतसर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर यातायात सामान्य हो गया। जाट आंदोलन की वजह से हरियाणा के हिसार, हांसी और भिवानी के कई इलाकों में मंगलवार को भी कर्फ्यू रहा, तो जींद से कर्फ्यू हटा लिया गया। वहीं रोहतक और सोनीपत में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। रोहतक में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई। इस बीच रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उनका घेराव किया और शहर को बंधक बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जिन दंगाइयों ने, जिन उपद्रवियों ने दुकानें जलाई हैं अथवा सामान लूटा है, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई पूरी की जाएगी। जिस किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में जाट आरक्षण पर बनी केंद्रीय समिति से मुलाकात की। इसका हल कोई एक दिन में नहीं निकल सकता। कानूनी पहलू है, संवैधानिक पहलू है, लेकिन हम इसके हल के नजदीक हैं। धीरे धीरे हम रोज सबसे, कल भी हम बैठे थे, आज भी हम बैठे, हम डेली बैठेंगे और जल्दी इसका हल निकालेंगे। आज उनका पक्ष लिया, हरियाणा में क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, उनका पक्ष लिया है। धीरे धीरे सबका पक्ष लेकर फिर कंपाइल करेंगे। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जाट आंदोलन पर सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस आंदोलन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उधर राजस्थान में जाट आंदोलनकारियों ने मंगलवार को भरतपुर जिले में हेलक रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी को आग लगा दी, तो जयपुर आगरा रेलमार्ग पर पपरेरा रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ की गई। आंदोलनकारियों और राजस्थान सरकार के बीच सोमवार रात हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों उमर खालिद और निर्बान भट्टाचार्य को सरेंडर करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि छात्रों को कानून का पालन करना होगा। हालांकि उनकी सुरक्षा को लेकर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार के मामले में रुख बदलते हुए कहा कि वो
अदालत में उसकी जमानत का विरोध करेगी। कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कन्हैया कुमार के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये आदेश दिया। दरअसल पुलिस ने अपने पहले के बयान से पलटते हुए कन्हैया की जमानत का विरोध किया, जिसके बाद अदालत ने बुधवार तक सुनवाई स्थगित कर दी। आज कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन और रिट पिटीशन का नोटिस इशू किया, जिसको आज हमने उस नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया। हमने समय मांगा है कोर्ट से टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट। वो स्टेटस रिपोर्ट कल सुबह 9 बजे तक हम दाखिल कर देंगे। इससे पहले कन्हैया की जमानत याचिका का विरोध नहीं करने की बात कहने वाली दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास कन्हैया के खिलाफ पुख्ता सबूत है। कन्हैया did show some repentance when he issued that appeal. He has denied issuing that appeal. He has made certain false allegations. So we have reasonable apprehension that if he will come out on bail, he is bound to impact investigation. उधर दूसरे आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की याचिका पर अदालत ने साफ कर दिया है कि उन्हें सरेंडर करना होगा। अदालत ने कहा कि छात्रों को नियमों का पालन करना होगा। सरेंडर से पहले छात्रों की सुरक्षा की मांग पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज विश्वविद्यालयों के लिए अलग कानून बनाने की पैरवी की। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की आवाज़ दबाई नहीं जानी चाहिए। इससे पहले छात्रों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के मामले को लेकर एकता मार्च निकाला। सड़कों पर उतरे ये छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में खुदकुशी करने वाले छात्र रोहित वेमुला को न्याय मिले और जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को रिहा किया जाए। मंगलवार को कई छात्र संगठनों ने दिल्ली के झंडे वालान से जंतर मंतर तक एकता मार्च निकाला। इस सरकार के विरोध में है। ये सरकार जो दलितों की आवाज, छात्रों की आवाज, मेहनतकश आवाम की आवाज, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज दबाने की जो कोशिश लगातार कर रही है, उस कोशिश को हमने पहचान लिया है, उस कोशिश को हमने टारगेट कर लिया है। छात्रों का साथ देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों के लिए अलग कानून बनाने की बात दोहराई। अगर आप सचमुच में इससे लड़ना चाहते हो तो हमें एक कानून की जरूरत है। एक ऐसा कानून जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को बंद करे, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो युवाओं की आवाज है उसको दबाने से रोके। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। केजरीवाल ने सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये कैसी राइट टू इक्वालिटी है? ये कैसा आर्टिकल 14 है कि एक तरफ एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को संसद में आकर अपनी बात रखने की सलाह दी। और लोग देश के लोकतंत्र के इस मंदिर के संवैधानिक मंच पे खड़े होकर के वो बताएं कि कहां पर देश में असहिष्णुता है, कहां पे देश के कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कहां पर तानाशाही चल रही है, कहां पर जो है वो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये सारी चीजें बताएं। जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते और रोहित वेमुला के परिवार के लोग भी शामिल हुए। जेएनयू का मुद्दा उछलने के बाद ऐसा लगा कि रोहित वेमुला की इंसाफ की आवाज मंद पड़ जाएगी, लेकिन दिल्ली चलो के आह्वान के बाद एक बार फिर जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय का मामला सरकार के लिए नए सवाल खड़े कर रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। ग्रेटर कूच बिहार राज्य की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन को आज जीसीपीए ने वापस ले लिया। ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन प्रमुख बंशी बदान बर्मन ने आज दोपहर इसका ऐलान किया। इस आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि कुछ ट्रेनों को रास्ता बदलकर चलाया गया। आंदोलनकारियों के धरने के चलते असम समेत तमाम पूर्वोत्तर राज्यों के देश के बाकी हिस्सों से रेल संपर्क ठप हो गया। आंदोलन के दौरान 3 लोगों के मरने की भी खबर है।
बजट सत्र के आगाज के साथ शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सेंसेक्स 379 अंक गिरकर 23,410 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 125 अंक गिरकर 7,109 पर बंद हुआ। कारोबार में सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में देखने को मिली। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल स्टॉक मार्केट में दबाव के चलते घरेलू बाजार में गिरावट देखने को आई। क्रूड की कीमतों में 2% से की गिरावट के चलते एशियाई बाजार पर दबाव बना हुआ है। अब कुछ और खबरें संक्षेप में। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 4 विधायक और एक पार्षद ने तेलुगु देशम पार्टी का दमन थाम लिया। इससे प्रदेश की मुख्य पक्षी पार्टी को बड़ा झटका लगा। वाईएसआर कांग्रेस छोड़ने वाले विधायक पहले भी टीडीपी के हिस्सा रह चुके। आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। 10 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। उसी दिन कृषि क्षेत्र के लिए विशेष बजट भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसियों को संसद की निगरानी में लाए जाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि खुफिया एजेंसियों के काम में दखलंदाजी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। इस याचिका में रॉ, आईबी और एनटीआईओ की निगरानी और ऑडिटिंग की मांग की गई। डीडीसीए मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना आदेश 9 मार्च तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। एनएसयूआई छात्रों ने मंगलवार को भोपाल में छात्र चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें शामिल छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से सुरक्षा बलों ने छापेमारी कर 15 किलो विस्फोटक बरामद किया है। इससे पहले 17 फरवरी को भी सुरक्षा बलों ने राजनांदगांव से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया था। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका गोवा तट के पास संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। इससे पहले यह अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के पास होते रहे। नौसैनिक इस दौरान रक्षा कार्यों, हवाई कार्रवाइयां और रणनीतिक प्रक्रियाओं का अभ्यास करें। फिजी में आए भीषण चक्रवाती तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इस विनाशकारी तूफान से उबरने में देश को कई महीने का समय लग सकता है। शनिवार को आए अब तक के सबसे ताकतवर तूफान ने इस देश में तबाही मचा दी। श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा उल्लंघन मामले में कहा है कि भारत और श्रीलंका को इस मुद्दे पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। समुद्री सीमा में घुसने पर दोनों ही देशों के मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। श्रीलंकाई मंत्री ने इस मुद्दे पर स्थायी समाधान के लिए जोर दिया। बुधवार से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए भारतीय टीम ने कमर कस ली है। बुधवार को भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। एशिया कप पहली बार T20 फॉर्मेट खेला जाएगा। तो खबरों के आज के सत्र में इतना ही। नमस्कार।